पहला ऑब्जेक्टिव का, दूसरा लेंस आपका ये है आपका आईपीस का, ठीक है। इन दोनों को ऐसे एक तीसरा लेंस यहाँ बीच में लगा देते हैं, ऐसे छोटा सा लेंस होता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ये हो गया आपका आईपीस, आईपीस। और ये थर्ड लेंस है आपका जिसको कहते हैं फील्ड लेंस। क्या कहते हैं इसे? फील्ड लेंस। फील्ड लेंस ये करता कुछ नहीं है, जानते हो क्या है? ये सीधा सीधा ये जो लेंस है, जैसे इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज आएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज आएगी वो सीधा इसके फोकस पे पड़ेगी। ध्यान से समझ लेना, कुछ है नहीं इसमें। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इसके पास इमेज आएगी वो इस फील्ड लेंस के फोकस पे पड़ेगी, लेकिन वो फील्ड लेंस के फोकस पे कैसी पड़ेगी? उल्टी पड़ेगी, इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो भी इमेज बनेगी वो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी यहाँ पे। तो इस इन्वर्टेड इमेज को एज इट इज ये उल्टा कर देगा, इरेक्ट कर देगा। और ये कब कहानी होगी? जब यहां से ये सीधा सीधा जब ये इसके फोकस पे पड़े, तो इसका फोकस यहां से हो गया 2f। मान लो कि ये छोटा छोटा फील्ड लेंस है जिसका फोकस है f, इसका फोकस कितना है? f। तो यहां से ये फोकस हो जाएगा 2f। 2f पे क्यों गिरा रहा है? इसके फोकस पे क्यों इमेज बना रहा है? ये इसके फोकस पे ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव इस जो है फील्ड लेंस के फोकस पे क्यों इमेज बना रहा है? क्योंकि ये जो फील्ड लेंस है ना, ये इस इमेज को क्या करेगा? फिर से इन्वर्टेड कर देगा, इसे उल्टा कर देगा। अब ये उल्टा कैसे करेगा? जब उल्टा और उसी साइज का उल्टा कर दे। उसी साइज का उल्टा करने का मतलब है कि इसके फोकस पे, इसके जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो ये उल्टा कर पाएगा और उसी साइज का कर पाएगा। भाई इमेज, किसी भी लेंस के लिए इमेज कहाँ बनती है? किसी भी लेंस के लिए इमेज, अगर आप सेम इमेज चाहते हो, सेम साइज की इमेज चाहते हो, तो उस लेंस के कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए कि उसकी इमेज सेम साइज की हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हमने चूंकि आपको बताया था कि किसी भी लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर के 2f की डिस्टेंस पे होगा। बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया यहां से ये 2f की डिस्टेंस पे है। अब यहां से ये 2f की डिस्टेंस पे है, तो बेटा ये बता, इसकी जो इमेज बनेगी यहां से 2f की डिस्टेंस पे बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। ये हो गई 2f की डिस्टेंस। अब ये इमेज ऐसी बन जाएगी सेम साइज की। तो इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई। ये जो इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को ये जो फील्ड लेंस है, वो फील्ड लेंस की जो इमेज बनी वो उल्टा बन गई। इस फील्ड लेंस ने इसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को उल्टा कर दिया। बस यही काम है इसका, ठीक है। बाकी ये आपका आई पीस सही है। अगर इसको आप फोकल लेंथ पे गिराना चाहते हो, यहां से एफ ई पे गिराना चाहते हो, तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी? इनफाइनाइट पे बनेगी और सेम साइज की, सॉरी इनफाइनाइट पे बनेगी और किधर? इनफाइनाइट पे बनेगी और जिधर साइड है उधर ही बनेगी। या फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर बनाना चाहते हो तो फिर डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी कहीं जाके, लीस्ट डिस्टेंस। नहीं आई बात समझ में? सर आई। यही कहानी तो है। वर्चुअल इमेज बननी है, वर्चुअल बनेगी। क्लियर है? तो देखो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है लिख लो। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर सेम होता है FO अपॉन FE, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज आल्सो FO अपॉन FE। अच्छा, इसमें एक चीज बढ़ जाती है। अगर इसका फोकल लेंथ FO है और इसका फोकल लेंथ FE है, इसका फोकल लेंथ FE है,
तो बच्चे इसका जो लेंथ ऑफ लेंस होगा, चूंकि ये इमेज कहाँ बनेगी, इसके फोकस पे बनेगी, ये इमेज इसके फोकस पे बनेगी, दैट इज FO, और ये इमेज यहाँ इसके मान लो FE पे बन गई, जिसको आप UE कहते हो। अगर ये UE है तो देखो बच्चे, जो इसका लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो FO प्लस 2F प्लस 2F प्लस FE, तो कितना हो गया बोलो, FO प्लस 2F प्लस 2F मतलब FO प्लस 4F प्लस FE। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। या इसको FE को हटाओ तो क्या लिख सकते हो, FO प्लस 4F प्लस UE। ये सब पॉजिटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ ट्यूब, ये लेंथ ऑफ ट्यूब हो, कोई दिक्कत। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब, यही दोनों हैं और दोनों पे क्वेश्चन। बाकी जो इमेज बन रही है, इमेज के बारे में आपको पता ही, ये इमेज हो गई, ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया और लेंथ ऑफ लेंस हो गया, सॉरी लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया, ये हो गया। बाकी इमेज इसकी कैसी बनती है, कहो तो रे डायग्राम बना के दिखा दे, नहीं तो ठीक है, बोलो। यस सर। बाकी नेक्स्ट दो जो आपके हैं रिफ्लेक्टिंग वाले, वो रिफ्लेक्टिंग वाले आप एक बार ओवर रीडिंग कर लेना, ठीक है। उसके ज्यादा क्वेश्चंस, कभी क्वेश्चंस आए नहीं उसके, कभी जो है ना, कभी नहीं आए आज तक, ठीक है। तो उसके जो है ना रिफ्लेक्टिंग वाले एक बार कर लेना, ठीक है। वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं हम न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और जो भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स, जिस पे भी बचे, पहला लिख लो, पहला ही न्यूमेरिकल लिखो तो। An astronomical telescope has an angular magnification of 5. Has an angular magnification of 5 for object, for object, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन 5 for object. The separation between the objective and the eyepiece is 36 centimeter. The separation between the objective and eyepiece is, the separation between the objective and eyepiece is 36 centimeter. And the final image is formed at infinity. And the final image is formed at infinity. ठीक, the focal length FO of the objective and the focal length FE of the eyepiece are, FO और FE पूछ रहा है आपसे, कितना होगा, ठीक है। FO और FE कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। ये ऑप्शन A है, ये B है, ये C है, ये D। ऑप्शन A है 45 9, 45 -9। B है आपका 50 10, 50 10। 7.25 36। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है।
तो डी, हाँ ऑप्शन डी। डी, यस सर। देखते हैं। सो -6 आ रहा मेरा। हम्म, मेरा -6 आ रहा है। 27 डी, 30 और 6। -6 क्यों आ रहा है बच्चे? माइनस तो आना नहीं चाहिए ना। दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है कॉन्वेक्स की। मुस्कान, दोनों की लेंथ क्या, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो पहले तो ऑप्शन पहला वाला ही गलत हो गया ना। पहला तो गलत हो गया, और -6 कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। 30 और 6। 30 और 6, ठीक है। अरे इंफिनिटी पे बन रहा है, यस सर। और एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 दिया हुआ है, MP 5 दिया हुआ है आपको, 5 इंफिनिटी पे बन रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई इंफिनिटी के लिए? इंफिनिटी के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है सीधा सीधा आपका क्या, एस्ट्रोनॉमिकल है, FO अपॉन FE इंटू D अपॉन व्हाट, ओह सॉरी, इंफिनिटी के लिए ना, तो इंफिनिटी के लिए सीधा सीधा FO अपॉन FE तो यस सर। है, FO अपॉन FE, और दोनों के बीच सेपरेशन दिया हुआ है, L की वैल्यू दी हुई है। यही तो क्वेश्चन कर रहे थे आप, FO प्लस FE, दोनों के बीच सेपरेशन 36 है 36। यस सर। 36 इज इक्वल टू FO प्लस FE, और यहाँ FO अपॉन FE दिया हुआ है 5, मतलब FO इज इक्वल टू 5 FE हो जाएगा। FO इज इक्वल टू 5 FE, तो 6 FE इज इक्वल टू व्हाट, 36। FE इज इक्वल टू कितना, FE इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। FE 6 हो गया, तो FO कितना हो गया 30। 5 माइनस आ रहा था, 30 आ रहा है। माइनस नहीं आएगा ना, यस। माइनस नहीं आएगा, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये 1989 में पूछा गया क्वेश्चन था है पुराना है लेकिन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ आगे लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसा कि a person with a defect sight is using lens having a power of +2D। क्वेश्चन लिखना था, देखें आप क्या सेंस लगाते हो इसमें, क्योंकि इस पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स है सब बना के खत्म करना। A person with a defective sight is using lens having a power of +2D। +2D मतलब 2 डायोप्टर पॉजिटिव में। The lens he is using is, कौन सा लेंस वो यूज करेंगे? उनकी आंख में डिफेक्ट है जिसके लिए वो लेंस यूज कर रहे हैं, +2D पावर है उनके पास, +2D। तो वो कौन सा लेंस यूज करेंगे? ऑप्शन है कॉनकेव, कॉन्वेक्स जिसका 50 फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स 0.5 है कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। हाँ दोनों 0.5 सही है, मीटर। यस सर। दोनों सही है ना, यस हाँ दोनों सही, 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर दोनों सही। एक टर्म है ना, लिखो रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर लिख लो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप।
रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर होती है किसी चीज को क्या करना, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब मीनिंग समझते हो रिजॉल्व करने का? दोबारा से। हाँ, किसी चीज को रिजॉल्व करना मतलब एक तरीके से क्या करना, बाइफरगेट करना, अलग करना। नहीं आई बात समझ? ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर है कि किसी टेलीस्कोप की वो एबिलिटी जिससे कि दो चीजों को वो क्या कर दे, रिजॉल्व कर दे। डिस्टिंक्ट नो, दो डिस्टिंक्ट चीजों को वो क्या कर दे, रिजॉल्व कर। दैट विल बी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। इसका एक फॉर्मूला लिख लो रिजॉल्विंग पावर का। रिजॉल्विंग पावर आरपी इज इक्वल टू D upon 1.22 lambda. Resolving power of telescope D upon 1.22 lambda. ये फैक्चुअल वैल्यू है, ये आप लिख लो। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर डिफिनीशन लिखना चाहो लिख लो, और ये उसका फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू D अपॉन 1.22 लैम्डा, जहां D क्या है लिख लो, D diameter of the D क्या है, diameter of the objective lens, diameter of the objective lens। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया होगा या फोकल लेंथ आपको दिया होगा, डायमीटर निकाल सकते हो? Yes, sir. भाई फोकल लेंथ दिया होगा तो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स क्या हो गया, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 टाइम्स क्या हो गया, Diameter. डायमीटर। मतलब डायमीटर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, नॉट एनी अदर लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 4F कहते हो तो चलेगा क्या? Yes, sir. D इज इक्वल टू 4FO। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और लैम्डा क्या है बच्चे, लिख लो लैम्डा। लैम्डा वो लाइट की वेवलेंथ है जो उस पे गिर रही है। लैम्डा इज द, लिखो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट that is used, yeah, lambda is the wavelength of light used, wavelength of light used, lambda is the wavelength of light used, जो लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, दिस इज रिजॉल्विंग पावर। डिफिनीशन लिखना चाहो लिख लो रिजॉल्विंग पावर की, लिखो इट इज द एबिलिटी, लिखो it is the ability to observe two closely placed objects distinctly placed। बहुत क्लोज अगर दो ऑब्जेक्ट प्लेस हो, बहुत दूरी पे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा, बहुत दूर दो ऑब्जेक्ट हो, बहुत दूर दो आदमी चल रहे हो, बहुत दूर, तो आपको लगेगा जैसे कुछ है ना। दोनों अगर क्लोजली प्लेस्ड हो, ठीक है, बहुत नजदीक हो दोनों, और लेकिन दूर बहुत नजदीक हो, तो रिजॉल्विंग पावर
वो एबिलिटी होती है किसी भी टेलीस्कोप की वो निकालते हैं d/1.22 लैम्डा, इससे निकालते हैं। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि लिखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज मोर, resolving power of a telescope is more when its objective lens has greater focal length, smaller focal length, greater diameter, smaller diameter. ऑप्शन लिख लो, greater focal length, smaller focal length, greater diameter, smaller diameter. The resolving power of a telescope is more when its objective lens has, चार ऑप्शन दिए हैं, ग्रेटर फोकल लेंथ भी दिया है उसमें, स्मॉलर फोकल लेंथ भी दिया है, ग्रेटर डायमीटर दिया है और स्मॉलर डायमीटर दिया है। Greater diameter. ग्रेटर डायमीटर, देखो जब चार ऑप्शन हो, सिंगल सॉरी चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो और सिंगल ऑप्शन हो, सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो, तब तो ग्रेटर डायमीटर ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। फोकस देखो डायमीटर इज इक्वल टू 4f बताया मैंने ना, लेकिन अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर आप यूज करोगे, फिर फोकल लेंथ से डायमीटर नहीं निकालो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको इस क्वेश्चन से। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, टेलीस्कोप पे नहीं है, मैं ऐसे ही दे देता हूँ आपको क्योंकि आज खत्म करना है इसको सबको। ठीक है diameter of the objective lens of a telescope is, diameter of the objective lens of a telescope is 250 centimeter. For light of wavelength 600 nanometer. For light of wavelength 600 nanometer. Coming from a distant object. Coming from a distant object. The limit of resolution of the telescope is close to the limit of resolution of the telescope is close to, मतलब अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो आपसे, रेजोल्यूशन की टेलीस्कोप के रेजोल्यूशन की लिमिट पूछ रहा है वो आपसे। ऑप्शन में है 3.0 into 10 to the power -7 रेडियन, ठीक है, 2 1.5 4.5, 2 into 10 to the power -7 रेडियन, 1.5 into 10 to the power -7 रेडियन, 4.5 into 10 to the power -7 रेडियन। चार ऑप्शन दिए गए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, मैं क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया। एक टेलीस्कोप है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है।
और Yes. उस पे एक लाइट पड़ रही है जिसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। तो रिजॉल्विंग पावर बताना है आपको। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। So option D. ऑप्शन डी, numerical aperture of the objective lens of a microscope is 1.25. The value of numerical aperture of the objective lens of a microscope is 1.25. If light of wavelength 5,000 angstrom, if light of wavelength 5,000 angstrom is used, the minimum separation between 2 points to be seen as distinct will be, फॉर्मूला लिख लो, D is equal to 0.61 lambda upon NA। मिनिमम सेपरेशन के लिए ये फॉर्मूला है, अगर Sir, कोई चीज बहुत दूर है। n equal to 0.61 lambda upon d करेंगे ना? हाँ, n equal to 0.61 lambda upon D, या D is equal to, आपसे D पूछ रहा है, NA आपको दिया हुआ है। हाँ तो उसको अपॉन में, हाँ n अपॉन में सही है, NA into D ही तो होगा। बट फॉर्मूला तो कुछ D और is है। equal to क्या हो जाएगा, NA तो नीचे ही रहेगा ना। सर फॉर्मूला तो कुछ और था ना, na इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन डी। तो हो जाएगा ना, देख Na is equal to क्या हो जाएगा, Na is equal to 0.61 lambda upon D होगा ना। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ रहा है और 0.24 नैनोमीटर कुछ ऐसा आ रहा है। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 2.4 into 10 to the power -7, तो मतलब हो जाएगा 0.24 माइक्रोमीटर। यस सर, माइक्रोमीटर में 0.24 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो D कितना हो जाएगा, देखो ये ना, ये है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। लिख लो फार्मूला, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने दिया था, ये एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर जो है ना, आपसे ये रिजॉल्विंग पावर नहीं पूछा हुआ था। रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है वो है D अपॉन 1.22 लैम्डा। यस सर। आपसे पूछा था क्या 11 वाला, आपसे सॉरी जो इससे पहले क्वेश्चन था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप, थीटा पूछा था। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर आप लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आप निकाल रहे हो, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा बच्चे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, दैट इज 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, कहने का मतलब है रिजॉल्विंग पावर
का जस्ट अपोजिट होता है क्या, यूनिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये है इसमें टेलीस्कोप में, अगर आपसे पूछता है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन डी। डी इज व्हाट, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स या बॉडी या थिंग्स जो कि वहां पे है। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल अपर्चर 0.61 लैम्डा अपॉन, या डी आपसे पूछ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे डी पूछा था, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ये Na है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, अपर्चर। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2019 में। ठीक है, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको, इस पे कोई वो जो है ना एक क्वेश्चन लिखो और, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस of refractive index mu1, a plano convex lens of refractive index mu1, convex lens of refractive index mu1, refractive index mu1 and focal length f1, and focal length f1 is kept in contact with another plano concave lens, is kept in contact with, is kept in contact with another plano concave lens, plano concave lens of refractive index mu2 and focal length f2, of refractive index mu2 and focal length f2. If the radius of curvature of their spherical faces is r, if radius of curvature of, if radius of curvature of their spherical faces is r, capital R, R, ठीक है, each and f1 is equal to 2f2, f1 is equal to 2f2, 2f2, then mu1 and mu2 are related as, then mu1 and mu2 are related as, कैसे रिलेशन में है, as नंबर ए 3 mu2 minus 2 mu1 is equal to 1, number B 2 mu2 minus mu1 is equal to 1, number C 2 mu1 minus mu2 is equal to 1, number D mu1 plus mu2 is equal to 3. mu1 mu2 में रिलेशन निकालना है आपको, ये दोनों किस रिलेशन में है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच, निकल जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, 2 mu1 minus mu2 is equal to 1, यस सर, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी सही है। निकला यार? मेरे को कुछ भी सही लग रहा है पर पता नहीं फिर भी। तुम्हारा डी आ रहा कैसे? देखो, कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स है और दूसरा प्लेनो कॉनकेव है, यही तो प्लेनो कॉन्वेक्स बना लो पहले। प्लेनो कॉन्वेक्स ये हो गया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। नहीं, यस सर, सही है गलत है? सही है सर। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लेनो प्लेनो कॉनकेव यस सर। पक्का? अरे बोलो भाई, अरे यस सही है ना सर। यार? यस मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, बोलो बच्चे। सही है भैया मेरे, इधर देखो, सही है। ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में बीच वाला पार्ट मोटा और कॉनकेव में बीच वाला पार्ट पतला। तो ये थिनर है, ये थिकर है, इसे इधर जो है पतला हो गया। ठीक, इसे मान लो 1 सरफेस और इसे मान लो 2, सपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को 1 2 मानो। तो फोकल लेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1/f1। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? f1। और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको f2। तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। यही तो, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? तो देखो, यहाँ हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का μ1 दिया हुआ है। तो यहाँ ग्लास का μg मान लो, ये एयर μ1 आप या ग्लास को μg कह लो, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ। इसका दे दिया है आपको, ये एयर कह लो, तो μg/μa हो जाएगा। μg की वैल्यू कितनी है? μ1, और μa है आपका 1 -1 इंटू 1/r1। अच्छा ये बताओ, 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर, The infinity. एक सेकेंड और लोगों को बता दो। इन्फिनिटी, अरे प्लेन है ना, प्लेन सरफेस है ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे। ये हो गया 1/इन्फिनिटी माइनस दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव होगा नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे देखो यार, मान लो रे इधर से आ रही है, तो इस 2 वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं तो कहीं होगा। सेंटर यहीं तो कहीं होगा, C2 यहीं तो कहीं होगा, यस सर, नेगेटिव। और C2 यहाँ होगा। तो बता, इसका रेडियस यही तो होगा, Yes. R2। अब यहां से चलोगे इधर की तरफ, तो पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, और नेगेटिव तो ये हो जाएगा -r। तो 1/f1 हो जाएगा आपका, मेरे समझ से μ1 -1/r। चलेगा क्या? अरे सही है? Yes, sir. अगर ये सही है तो सब लोग μ2 लिखो जल्दी से, सॉरी 1/f2 लिखो। क्या होगा? लिखो तो फटाफट दूसरे वाले के लिए। μ2 माइनस μ1। दूसरे वाले के लिए देखो, ये हो जाएगा आपको, मान लो लाइट इधर से आ रही, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि प्लेनो कॉनकेव दिया हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स दिया है, तो प्लेन पहले होना चाहिए। ठीक, अब देखो, इधर से लाइट मान लो आ रही है, तो ये हो गया ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सरफेस 1 हो गया,
ये वाला आपका 2 हो गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो 1/f2 क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1, ये तो Upon सही है। Yes, 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो। Yes, sir. 1/r1 कितना होगा, हैं? 1/r1 1/-r, तो ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा r1 की, r1 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r2। r2 कितना है, r2 आपका पॉजिटिव। हाँ बोलो बोलो। सब कुछ नहीं। तो ये 1/f2 हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1 अपॉन माइनस r, तो 1/f2 हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1 अपॉन माइनस r, तो ये हो जाएगा माइनस r, ठीक। और 1/f1 हो जाया था आपका म्यू 1 माइनस 1/r। अब f1 और f2 में रिलेशन दिया हुआ है कि f1 इज इक्वल टू 2f2 है, मतलब अगर देखें यहाँ पे तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/2f2 हो जाएगा। रिवर्स भी तो Yes, सही sir. होगा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो हो जाएगा आपका म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू म्यू 2 या 1 माइनस म्यू 2, 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई 2r, चलेगा क्या। Yes, sir. तो ये r को खा गया, 2 म्यू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू 2, तो म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 3। अरे ये क्या आ गया, तो आपने गलत कर दिया था ना, वो 1 जो f2 आएगा ना उसमें r1 माइनस r होगा और r2 इंफिनिटी होगा f2 में, और क्यों भाई, f1 में है एक सेकेंड, क्योंकि एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, दोनों में एक जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होगा, अलग अलग होगा ना। प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, पर सर फिर भी नहीं होगा सेम, क्योंकि प्लेनो इंफिनिटी कॉन्वेक्स है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच कह रहा है, ईच रेडियस ऑफ कर्वेचर हैविंग सेम दैट इज r। तो अब देखो, तो कांटेक्ट में रखा है तो सरफेस एक एक ही तो नहीं होगा। अब देखो ये है और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका f1 का, f1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया माइनस r, ठीक है। लाइट इधर से आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। f2 का लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालेंगे। हाँ तो f2 पे लेंस मेकर फार्मूला से ही तो निकाल रहे हैं, और कैसे निकाल रहे हैं, तो मैंने माइनस r लिया था ना r1 की जगह पे। क्यों माइनस r ली, रीजन y माइनस r। अब इसे ऐसे कर लो, फिर इसका मतलब ये है आपने ऐसे कर दिया, देखो इधर, अगर इसे ऐसे करोगे तो माइनस r होगा, फिर भी फोकल लेंथ निगेटिव। माइनस 1 ये इक्वल टू बताओ फोकल लेंथ निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव। होना चाहिए ना। यस सर। फिर आप बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a plano convex lens of refractive index mu1 and focal length f1 is kept in contact with another plano concave lens, is kept in contact with, okay okay, आंसर रॉन्ग है मेरा। नहीं नहीं राइट है,
लेकिन हमने जो कांटेक्ट है ना उसको हटा दिया है, इसलिए रॉन्ग है हमारा। यस, तो मैं वही तो बोल रही हाँ, थी। हमने अलग अलग किया है। मैंने बोला था सर उस टाइम। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया है, अलग अलग, इसलिए हो रहा है ये। देखो इधर, कंसेप्ट कंसेप्ट अगर है तो फिर वो गलत नहीं हो सकता। आप देखो इधर क्यों गलत हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ देखो, इसको हमने अलग ले लिया, ये इसके कांटेक्ट में है, is kept in contact with another plano-concave lens। तो अगर इसके कांटेक्ट में रखोगे तो यहाँ एक प्लेनो-कॉनकेव लेंस बना दो। ये देखो, ये हो जाएगा ना ऐसे, नहीं होगा? देखो एक सेकंड, इधर देखो, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। इधर देखो, ये है एक प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो गया, ठीक है। इसका प्लेन ये हो गया, ठीक। एक कांटेक्ट में प्लेनो कॉनकेव के, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव, ये हो गया प्लेन। ये भी तो प्लेनो कॉनकेव ही है कि नहीं है? ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस क्या हो गया? कॉन्वेक्स। और ये वाला सरफेस कॉनकेव। हो गया ना? अगर ये सरफेस 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो सरफेस है ये 1 के लिए है और ये वाला 2 के लिए है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले के लिए पॉजिटिव होगा, तो इस वाले के लिए क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा ना। देखो इधर, तो 1/f1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये लिखोगे आप μ1 - 1, ये तो क्लियर है। ये हो जाएगा 1/∞ -1/- चलेगा। दूसरे वाले में जब इंटर करोगे, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, जब दूसरे वाले में इंटर करोगे तो वो हो जाएगा 1/f2 = μ1 - 1 × 1/r - 1/∞। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1/f1 आपका हो गया μ1 - 1/r, और 1/f2 हो गया आपका μ1 - 1, सॉरी μ2 है इसका, μ2 - 1/r। ये ठीक है। ऐसा Yes. क्वेश्चन एक पहले दिया हुआ है, देखो इससे पहले भी एक बार पूछा गया है, 2019 मेन में ये यही पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, रिपीटेड है ये, रिपीटेड है ये। क्या क्वेश्चन था देखो, ये देखो, वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंट साइड बाय साइड एज शोन इन फिगर। ऐसा ही फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। If the refractive index of the material of 1 is μ1 and 2 is μ2, then the focal length of the combination is, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा है आपसे। तो दो लेंस हैं, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f = 1/f1 + 1/f2 से निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ यही तो होता है। Yes, sir. यस सर। आप उससे कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ से निकालोगे तो 1/f1 + 1/f2 करोगे, तो या चाहो तो निकालना चाहो तो लिख लो, लिखवा दूं? चलो फटाफट कर लो इसे, लिखो 1 plano convex and 1 plano concave lens of
क्वेश्चन लिख लो। वन प्लेनो कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ same radius of curvature r same radius of curvature r but of different materials are joined side by side as shown in figure if the refractive index of the material of one is mu1 if the refractive index of the material of one is mu1 and that of 2 is mu2 then the focal length of the combination is फिगर बना दूं फिर से। ये देखो No. ये ऐसा बना हुआ ये है मटेरियल 1 ये है मटेरियल 2 ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स का है और ये वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव का है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है इसका mu2 है। इसका फोकल लेंथ लिख लो इसका फोकल लेंथ लिख लो पहले वाले का और दूसरे वाले का फोकल लेंथ लिख लो। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है आपको। पहले वाले का mu1 minus mu2 एक सेकंड r/mu1 minus mu2 yes sir ठीक है। देखो पहले वाले का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। देखो इधर ये हो गया ये प्लेन है पहला ये सरफेस 1 मान लो और ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है मान लो ठीक है। ये 2 और 3 दोनों है सपोज करो और ये 4 है ठीक है। अब देखो इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगा। पहले वाले फर्स्ट सरफेस और फोर्थ सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? सेकेंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इधर होगा और थर्ड का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा। नहीं आई बात समझ में? सेकेंड का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा और थर्ड का भी इधर होगा। तो देखो R2 की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी -R होगी और R3 कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा यार? लाइट इधर से आ रही है मान लो आ रही है तो पहला वाला सरफेस तो ये हुआ और पहला जो प्लेनो कॉन्वेक्स है प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए ये वाला सरफेस हुआ पहला और ये वाला सरफेस हो गया दूसरा। प्लेनो कॉन्केव के लिए पहला वाला सरफेस ये हो गया और दूसरा वाला सरफेस ये हो गया। तो मतलब प्लेनो कॉन्केव के लिए R1 की वैल्यू वही होगी जो R3 की होगी और R2 की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। नहीं आई बात समझ में? R3 R4 हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए और R1 R2 हो गया प्लेनो कॉन्केव के लिए सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए और ये हो गया प्लेनो कॉन्केव के लिए। देखो तो 1/f1 हो जाएगा mu1
-1, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, इंटू 1/R1, मतलब 1/∞ माइनस 1/−R, चलेगा। तो 1/F1 आपका हो गया μ1 - 1 डिवाइडेड बाई R। 1/F2 देख लो, 1/F2 हो गया μ2 - 1, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, 1/R3 - 1/R4, तो 1/R3 हो जाएगा 1/−R माइनस 1/∞। ठीक, तो 1/F2 हो जाएगा आपका -μ2 - 1 डिवाइडेड बाई R। आपसे पूछ रहा है टोटल का फोकल लेंथ, तो दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कंबाइन का फोकल लेंथ होता है जब कांटेक्ट में है तो 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 हो जाएगा μ1 - 1/R प्लस माइनस हो जाएगा ये μ2 - 1/R। तो 1/F हो गया आपका 1/F हो गया आपका μ1 - 1 माइनस μ2 + 1 डिवाइडेड बाई R। 1 को खा गया, तो 1/F हो गया आपका μ1 - μ2/R। तो जो F आएगा वो आएगा R/μ1 - μ2। ठीक है, R/μ1 - μ2, यही आंसर है। ठीक, a thin convex lens made from crown glass, refractive index 3/2 है। thin convex lens made from crown glass, refractive index 3/2, has focal length f, when it is measured in two different liquids, having refractive indexes 4/3 and 5/3, it has the focal lengths f1 and f2 respectively. ठीक है, it has the focal lengths f1 and f2 respectively. The correct relation between the focal length is 2014 मेन में पूछा गया है। ठीक है, कुछ एडवांस के भी देख लेता हूँ क्वेश्चन एक आध। ठीक है, f1 is equal to f2 is less than f, d f1 is greater than f and f2 becomes negative, C f2 greater than f and f1 becomes negative, f2 greater than f
and F1 becomes negative. F1 F2 both become negative. F1 and F2 both negative. ये चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। फोकल लेंथ में रिलेशन, फोकल लेंथ में रिलेशन। दिव्यांशु, अनन्या, बोल बेटे बच्ची फटाफट। F1 सब फिर भी यही आ रहा है सर, है बी, क्या हुआ? बी टाइप का आ रहा है। बी आ रहा है। Yes, sir. F2 निगेटिव होगा। अब देखो जी। यहाँ सीधी सी बात है, देखो ये वाला 3/2 है, Yes, sir. तो 1.5 हो गया। Yes, sir. यस सर, ये कितना है? 4/3, कितना 1.33, हुआ? 1.33, 1.33। Mhm. और ये कितना हुआ? ये 5/3 है, तो ये हो गया 1.67। जी 1.6 के आसपास नहीं आई बात समझ में? आई सर। ठीक है। अब ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का है, और ये अगर जिसको ये एयर में रहता, ये एयर में रहता, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता कि नहीं? बोलो। Yes, sir. नहीं आई बात? देखो ऐसा है, बनाना है, मैं बना के भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन कंसेप्चुअली भी समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये तो बात तो सही है। देखो ध्यान से समझना बच्चे, अगर आप ऑप्शन देख के सिर्फ टिक मारना चाहते हो तब भी मार सकते हो, जो दिमाग लगा के बिना कैलकुलेशन किए। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, किसका? जो लेंस है, ठीक है। अब वो लेंस अगर एयर में है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ है उसका। Yes, sir. अच्छा, अब अगर उसे इस लिक्विड में डाल दिए, इस मीडियम में डाल दिए, पहले वाला मीडियम मान लो, तो अभी भी इसका जो मीडियम है, जो वो मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे कम है, लेकिन एयर से ज्यादा है। तो जो फोकल लेंथ आएगा वो भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव होगा, क्योंकि μ2/μ1, μ2/μ1 पहले वाले केस में हो जाएगा। μ2 की वैल्यू तो आपकी फिक्स है, वो ग्लास है। पहले वाले केस में हो जाएगा μ2 की वैल्यू वो फिक्स है, वो ग्लास है, और ये हो गया एयर। दूसरे वाले केस में, ये फर्स्ट केस है, मतलब जब एयर में था। दूसरा वाला केस जब इस लिक्विड में डाला तब μ2/μ1 मतलब म्यू ग्लास अपॉन 4/3 हो गया। अब देख लो वैल्यू घट जाएगी, Yes, sir. लेकिन फिर भी क्या रहेगी? लेकिन फिर भी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी? यस, पॉजिटिव होगी। लेकिन क्या इससे कम होगी या ज्यादा? कम, कम। इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या F से कम होगी कि ज्यादा? कम हो गया बात समझना। यस सर। क्लियर है? अब यहाँ देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका मीडियम इसके मीडियम से कम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव Yes, sir. इंडेक्स जिस मीडियम में आप डाल रहे हो उससे कम है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी, अब देखो μ2 की वैल्यू अगर 1.5 डिवाइडेड बाय 1.67 करोगे, उसमें से -1 घटाओगे, तो ये ऑलरेडी 1 से कम है। अब 1 अगर इसमें से घटाओगे तो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव?
नेगेटिव नेगेटिव इसका मतलब F2 फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव नहीं आई बात समझ में? यस आई ठीक है ना? ठीक है। यस सर F2 लेस देन 0 और F2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव। आप लॉजिकली इसे ऑप्शन मार सकते हो कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। लॉजिकली आप ऑप्शन मार सकते हो कि नहीं मार सकते, ये बताओ। यस सर क्या ये F1 F2 दोनों बराबर है? नो सर नहीं है, गलत है। क्या F2 ग्रेटर देन F है एंड F1 निगेटिव है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या F1 और F2 दोनों निगेटिव हैं? ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? बी ऑप्शन सर ये आपने क्या ये गलत लिख लिया ऑप्शन बी? क्या चीज बताओ? गलत ऑप्शन। F1 तो लेसर है ना F से। आप कैलकुलेट कर लेना, अब हो सकता है कि F से ग्रेटर आ जाए, कैलकुलेट कर लेना। ठीक सर है? सर क्या चीज? 4F आ रहा है उसका आंसर बताओ बताओ क्या आ रहा है? F1 इक्वल टू 4F आ रहा है हाँ, देखो मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है कि मतलब लॉजिक लगाने में, देखो लॉजिक जो मैंने लगाना था वो मैंने लगा दिया कि इतने ऑप्शन एलिमिनेट करके गलत कर दिए मैंने। मेरे हिसाब से जो लॉजिक लगनी थी वो मैंने ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके गलत कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो सही काम का था। बाकी कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, एलिमिनेट कर। जी और बाकी आंसर जो सॉल्यूशन जो है वो ये होगा आपका कि भाई ये पहले तो निकाल लो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू मतलब आपका हो जाएगा 1.5 म्यू जी अपॉन म्यू ए, म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 इंटू जो भी है यहाँ, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा कि वेरी करेगा? 1/r1 -1/r2। तो वो तो जो भी कांस्टेंट है, ही रहेगा। अरे ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना यार, यस सर। है 1/r1 -1/r2। R1 R2 दोनों सेम है, बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है। थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम इतना, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना? तो इसको क्या यस मान सर। लो? ये हो जाएगा 1/r1 -1/r2। ये कांस्टेंट मान लो, कुछ मान लो आप 1/r1 -1/r2 की वैल्यू कुछ x मान लो, तो ये हो जाएगा म्यूजी या y मान लो, तो ये जो म्यूजी हो जाएगा 3/2/1 -1 इंटू 1/x। ठीक है? यस सर F की चलेगा? वैल्यू 4 आ रही है हैं? F की वैल्यू 4 आ रही है तो देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 -1 1/2x। ठीक है, 1/2x। और x निकाल लो यहाँ से अगर निकालना चाहो तो। 1/2x, f कितना हो जाएगा? 2x। यस सर f 2x हो जाएगा। f 2x मतलब ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f/2। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी f/2? क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू सब में आपको रखना पड़ेगा ना, कि नहीं रखना पड़ेगा? सर रखना पड़ेगा सब में रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सबके फॉर्मूले में आपको जो सबका फॉर्मूला होगा 1/f1 मान लो या 1/f, हाँ 1/f1 मान लो, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू एल लिक्विड वन मान लो -1 इंटू 1/x। यहाँ भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि 1/r1 -1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज होने वाला नहीं है ना। यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा तो 1/x की वैल्यू तो वही रहेगी मेरे भैया। तो 1/x की वैल्यू वही रहेगी, मतलब ये 2/f हो जाएगा। तो ये 1/fl या f1 के लिए, लिक्विड वन के लिए हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 -1 इंटू 1/x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2/f। ठीक है, तो 1/fl इज इक्वल टू हो जाएगा
3 ऊपर चला जाएगा, 9/8 माइनस 1 इंटू 2/f। 8 8 9 में से 8 गया 1, 1/8 ये हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2/f। 2 चौका 8, FL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4f। यस सर। 4f। अब तीसरे वाला निकालोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। क्यों निगेटिव आएगा? क्योंकि यहाँ हो जाएगा 5/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 9/10। 9/10 मतलब कितना हो गया 9/10? 9/10 माइनस 1, तो 9/10 माइनस 1 मतलब 1/10 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा 1/FL2 मान लो, तो हो जाएगा माइनस 1/10 इंटू 2/f। 2 × 10, तो FL2 की वैल्यू आ गई आपकी -5f। नेगेटिव आ गई पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये रहा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि F1 की वैल्यू F से तो बड़ी होगी और F2 क्या होगा नेगेटिव। यस सर। तो रे ऑप्टिक्स आज खत्म। जितने प्रॉब्लम बना सको, एचसी वर्मा पहले बना लेना, कंसेप्ट क्लियर कर देगा, फिर आगे बढ़ना। ठीक है।